गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने अपने ऑफलाइन क्लासेस में प्रेजेंट परफेक्ट तक का भाग जो है सीख लिया था, वहाँ से मैं आगे से इस कोर्स को आज शुरू कर रहा हूँ आपके सामने। प्रेजेंट परफेक्ट के आगे सीधा यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब एक ऐसा टेंस जिसमें दो चीजों का समावेश है, एक तो परफेक्ट का और एक कॉन्टिन्यूअस का। परफेक्ट का और कॉन्टिन्यूअस का। ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ, ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ लेकिन अभी तक भी क्या है, जारी है, वो किस कैटेगरी में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे? जैसे मैं 2011 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। कब से पढ़ा रहा हूं विद्यार्थियों? 2011 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। 2011 दिखने में तो क्या लग रहा है? पास्ट ही है बिल्कुल, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है, 2011 की बात करें पास्ट है। लेकिन तब से लेकर के अभी तक मेरे पढ़ाने का कार्य क्या है? जारी है। मैंने उस कार्य को अभी तक बंद नहीं किया है। तो काम कब शुरू हुआ पढ़ाने का? 2011। कब हुआ? 2011। 2011 किसको बता रहा है? भूत को, पास्ट को। लेकिन अभी तक पढ़ाने का सिलसिला क्या है? जारी है। जारी है इसका मतलब जो काम भूतकाल से शुरू होकर के वर्तमान तक चल रहा है वो किस टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस के अक्सर अंत में अपन जो पहचान देखते हैं वो पहचान क्या होती है? हिंदी की पहचान से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ये अक्सर कहाँ आता है? हिंदी वाक्यों के अंत में। मैं 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अब बात करते हैं टेंस सीखने के लिए। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था एचवी। एचवी का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दूसरी क्या है? हैव बीन। आप सभी को पता है जैसा कि हैज किसके लिए आता है? सिंगुलर। और हैव किसके लिए आता है? प्लूरल। ही, शी, इट या कोई नाम हो, राम, श्याम, कोई भी एक नाम, उसके साथ क्या आएगा? हैज। और आई, वी, यू, दे हो, या राम एंड श्याम, कितने नाम हो गए? 2, उनके साथ क्या आएगा? हैव। इस टेंस में जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? ING। क्या लगता है फर्स्ट फॉर्म के साथ? ING। दूसरी बात, अभी मैंने बताया था कि इस टेंस का उपयोग कब किया जाता है? जो कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में जारी है। जो कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में भी क्या है? जारी है। वहां अक्सर कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटीन्यूअस है, ये टेंस भूतकाल में वाक्य शुरू होकर के भी वर्तमान में क्या रहता है? जारी। जैसे इसको सीखने से पहले हम इसकी कुछ उदाहरण लेते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH1, WH2। मैंने सेंटेंस लिखा, राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग।
अब मुझे इसका क्या बनाना है, निगेटिव। निगेटिव में आप सभी को पता है कि निगेटिव बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, नॉट। और नॉट किसके बाद लगता है, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है हमारे सामने, हैज और हैव। ये रही टेंस की हेल्पिंग वर्ब, यहां क्या लिखा हुआ है, हैज। तो आप हैज के बाद क्या लगा दोगे, नॉट। राम हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब हेल्पिंग वर्ब जो लिखी हुई है वो कहां जाएगी, आगे। हैज राम बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्या लगेगा, एट द एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहां बचा इंट्रो नेगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव तो बनाना ही है, हेल्पिंग वर्ब तो कहां लेनी है, आगे लेनी है। साथ में नेगेटिव के लिए क्या लगेगा, वापस नॉट। इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस दो प्रकार के लिस्ट से बना सकते हैं। या तो लिख सकते हैं हैज नॉट, या जो जनरली ट्रेंड में चलता है, हैज राम नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वापस क्वेश्चन मार्क। दोनों में क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है, क्योंकि दोनों क्या है, इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव। इंट्रो है मतलब प्रश्न पूछने के लिए, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब कहां आएगी, सबसे आगे। WH1 व्हाट हैज राम बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन व्हाट से बनेगा तो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, ऑब्जेक्ट जो अक्सर कहां आता है, वर्ब के बाद। राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो क्या और किसको का जो आंसर मिलता है, क्या और किसको का आंसर मिलने पर जो आंसर, क्या और किसको के प्रश्न से जो आंसर मिलता है वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और व्हाट का मतलब है राम क्या खेल रहा है, जो चीज खेल रहा है वो वहां से क्या कर देंगे, क्वेश्चन में हटा देंगे। अब यदि यही सेंटेंस हु से बनाएंगे तो हु के सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। क्या लिखेंगे, हु हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। हु हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब देखिए ये पूरा लिखने का क्या कारण है, इससे क्या है कि पहली बार में दो चार चीजें पाना हमारे लिए क्या हो जाएगी, क्लियर। जैसे यहां मैंने लिखा है अफर्मेटिव में, राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। यहां हमारे लिए एक शब्द लिखा हुआ है क्या, सिंस। और सिंस के जैसा ही एक और शब्द यहां आता है, इस टेंस में क्या आता है, फॉर। जस्ट ये एग्जाम्पल क्लियर होने के बाद अपन सीखेंगे सिंस और फॉर का यूज कहां होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या अंतर है, और इस टेंस का यूज कहां हो सकता है। उन चीजों को एरर के दृष्टिकोण से अभी हम लेंगे, लेकिन पहले हम इस टॉपिक को तो सीखें। टॉपिक सीखेंगे तभी तो कहां तक पहुंचेंगे, एरर तक। तो ध्यान रखना, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है और यहां क्या है, हैव बीन। पेयर के रूप में हैज बीन और हैव बीन। तो राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या लगेगा, नॉट, राम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इंट्रोगेटिव का मतलब हैज का आएगा सबसे आगे, क्या राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस तो हिंदी हमेशा क्या से शुरू होगी, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है। इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगी, साथ में क्या लगेगा, नॉट।
हैज राम नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, क्या राम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। अब रही बात क्वेश्चन WH की, तो एक प्रश्न बनता है कौन फुटबॉल खेल रहा है, तो कौन के लिए क्या आता है, हु जब आएगा कौन खेल रहा है, इसका मतलब नाम हमारे पास नहीं है, तो नाम क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। हु हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। दूसरी बात, राम क्या खेल रहा है, तो राम तो रह गया, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो सेंटेंस से क्या गायब करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट कौन है, फुटबॉल। What has Ram been playing? What has Ram been playing since morning? राम सुबह से क्या खेल रहा है। दूसरी चीज यहां ध्यान रखना है, हैज और बीन जब भी यूज होगा, मतलब इस प्रकार से पेयर आता है, पेयर का मतलब जोड़ा साथ में, तो उस समय हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है हैज, उसके साथ लगेगी, बीन के पीछे कभी नहीं लगेगी। पहली चीज, चाहे हैज बीन आए, चाहे हैव बीन आए, चाहे हैड बीन आए, हैड बीन पेयर है, विल हैव बीन, विल हैव बीन, तो हमेशा जो फर्स्ट नंबर पर है, चाहे हैज है, चाहे हैड है, चाहे विल है, उनके पीछे किसका यूज होगा, नॉट का। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, जब भी WH हो क्वेश्चन मार्क में, देखिए ये इंट्रोगेटिव है और ये भी इंट्रोगेटिव होता है, दोनों इंट्रोगेटिव है, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, यस और नो। जैसे क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, यस आई एम, हाँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। व्हाट आर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ा रहे हो, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब मैंने उत्तर यस नो ना देकर के क्या दिया है, इंग्लिश बोला है। इसका मतलब जब भी प्रश्न WH से होगा तो व्यक्ति वस्तु जो भी होगा, हु में, व्हाट में, उस व्यक्ति या वस्तु का क्या आएगा, नाम आएगा। लेकिन जब इंट्रोगेटिव होगा हेल्पिंग वर्ब का, तो हमेशा अपन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन में हमेशा आंसर क्या होगा, यस और नो। यहां तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि यहां लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और वहां होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में मुख्य अंतर क्या है, इस टेंस में सबसे मुख्य अंतर है जो क्या है, अभी हम सीखते हैं। इस टेंस में जो यूज होता है वो किसका होता है, टाइम का। और टाइम के लिए यहां पर कितने शब्द है हमारे सामने, दो, एक है सिंस और एक कौन है, फॉर। एक है सिंस और एक कौन है, फॉर। अब रही बात यदि इसकी, यदि हम देखते हैं कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, क्या इस सेंटेंस में कोई टाइम आया, कोई टाइम नहीं है। मैंने लिख दिया आई एम प्लेइंग फुटबॉल। क्या यहां पर कोई भी टाइम है, नहीं है। मैंने ऐसे बोला कि मैं फुटबॉल जो है आधे घंटे से खेल रहा हूं। अब मैंने बोला पहले मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, अब कितने घंटे से बोला है, आधे घंटे से या 1 घंटे से। आधा घंटा हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है। तो मैंने यहां लिख दिया आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। अब देखिए दोनों सेंटेंस में क्या चेंजेस है। ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और ये जो लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, यहां पर क्या है, हैव बीन। यहां हैव बीन आने का कारण क्या है, यहां पर मैंने किसका प्रयोग किया है, फॉर का, और फॉर का प्रयोग मैंने किसके पहले किया है, टाइम से पहले। किसके पहले किया है, टाइम के पहले। इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं आता है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, फॉर एन आवर, 1 घंटे से क्या आया है, टाइम आया है। क्या आया है, टाइम। इस टाइम के कारण यहां पर इज आर एम के बजाय क्या आएगा, हैज बीन या हैव बीन। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ क्या आता है, हैव। कोई दिक्कत, ये तो मैंने क्या बताया, दोनों में डिफरेंस बताया अभी एक हल्का सा। अब मैं बता रहा हूं कि हमारे लिए फॉर कहां लगाना है और सिंस का यूज कहां करना है।
जो अपन इस टेबल के माध्यम से क्या करेंगे, सीखेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। फॉर जो है ये आता है हमेशा पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए आता है पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस का जो यूज होता है ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम या पर्टिकुलर टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम या क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम। इन दोनों के लिए किसका यूज होता है, सिंस और फॉर का। अब ये दोनों चीजें, पीरियड ऑफ टाइम क्या है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, इसको अभी अपन सीखते हैं। यहां मैंने लिखा है सिंस, यहां लिखा है मैंने फॉर। जब इस टेंस की बात करते हैं सिंस और फॉर, तो ये दोनों जो अपना मीनिंग किससे देते हैं, से। दोनों अपना मीनिंग किससे देते हैं, से। हाँ बिल्कुल, फॉर का मतलब के लिए भी होता है, लेकिन जब फॉर का मतलब के लिए होगा तो उस समय यहां पर वो क्या होगा, पीछे टाइम नहीं लेगा। आई बॉट अ गिफ्ट फॉर राम, मैं राम के लिए क्या लेकर आया, गिफ्ट। इसी फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है, जब वो कंजक्शन का काम करता है, वो सारी बात की बातें हैं। यहां देखते हैं सिंस और फॉर। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। कैसा समय, अनिश्चित समय, जिसमें समय क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। और फॉर जो सिंस जो आता है ये किसके लिए आता है, निश्चित समय के साथ, जिसको क्या माना गया है अंग्रेजी में, निश्चित। तो हम इसकी टेबल लिखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं 5 मिनट से आ रहा हूं, अब 5 मिनट कौन से है, मुझे जानकारी नहीं है, आज की है, कल की है, परसों की है, कब की है। मैंने कहा 5 दिनों से, 5 मिनट्स हो गया 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के बाद में हो गया 5 आवर्स, 5 घंटे। अब मैंने 5 घंटों के बाद बोल दिया, यहां से 5 आवर्स के बाद मैंने लिख दिया 5 डेज, 5 वीक्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद में मैंने लिख दिया सम टाइम, मैंने लिख दिया एजेस। सम टाइम का अर्थ होता है कुछ समय के लिए, लॉन्ग टाइम का अर्थ होता है लंबे समय, और एजेस का भी अर्थ होता है लंबे समय से। तो अक्सर जो ये है 5 घंटे, 5 मिनट, 5 सप्ताह, ये क्या नहीं है, अपने में फिक्स नहीं है। इसीलिए इनके आगे क्या बोलेंगे, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 5 वीक्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर सम टाइम, फॉर एजेस। अब रही बात यहां पर सिंस की, मैंने यहां लिखा टाइम 2 o'clock। मैं 2 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, सिंस 2 o'clock होगा। कितने बजे से, 2 बजे से। अब मैंने बोला मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, अब मैंने लिख दिया मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं। कोई भी साल हो, ईयर हो, या तो कोई भी फिक्स टाइम हो, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, या कोई भी साल हो, 2011, 2012, 2015, 21 जुलाई 2012। इस प्रकार के लिए जब कोई भी साल होगा, ईयर, तो उसके साथ भी क्या लगेगा, सिंस। कोई दिक्कत, कोई भी डे हो, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उन डे के नाम के साथ भी क्या लगेगा, सिंस। रही बात अब मेरे सामने कोई भी मंथ हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सभी के साथ क्या लगेगा, सिंस। अब इसके अलावा यदि कोई भी जीवन की अवस्था है, जैसे अवस्था एक लिख दी चाइल्डहुड, तो उस अवस्था के साथ भी क्या लगेगा, सिंस। इस अवस्था के बाद में मैं यदि यहां पर लिख देता हूं कोई भी डे के पार्ट हो, जैसे मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, आफ्टरनून हो सकता है, फिक्स 12 बजे का नून हो सकता है, नून के बजाय यहां पर DAWN डॉन हो सकता है। डॉन का मतलब होता है सुबह, उषा काल का समय, प्रातःकालीन जो सुबह होती है लगभग 5-6 बजे, उस समय को क्या कहते हैं, डॉन। उसके बाद में बिगिनिंग हो सकता है, शुरुआत से। इन सभी के साथ क्या लगता है, अक्सर सिंस लगता है। एक चीज जो मैं आपको इंपोर्टेंट या नोट करवा रहा हूं वो ये है कि जब भी ऐसा लिखा हुआ हो,
और यहां लिखा हुआ हो जब लिखा हुआ हो लास्ट 40 ईयर्स, अंतिम 40 सालों से, ईयर्स हो सकता है, यहां पर वीक्स हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, यही की यही चीज यही हो सकती है, वीक्स या हो सकता है मंथ्स। जब यहां पर होगा लास्ट 40 ईयर्स, यहां होगा लास्ट 40 ईयर्स, यहां होगा द लास्ट 40 ईयर्स या द लास्ट 2 वीक्स, द लास्ट 2 मंथ, तो यहां पर जब भी द का यूज होगा तो यहां आगे आप क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। जब द यूज नहीं होगा, केवल लास्ट वर्ड आता है, तो आप आगे क्या लगाओगे, सिंस। ऐसा क्यों होता है, इसको यदि अपन समझना चाहें तो एक लॉजिक से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, कैसे सीख सकते हैं अभी यहां पर डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक टेबल बनाई वीक की, इसकी टेबल है वीक की। मैंने बोला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। मैंने एक टेबल बनाई है, यहां पर कितने डेज लिखे हैं, 7 दिन लिखे हैं। अब देखिए यदि मैं इसको बोलता हूं फॉर द लास्ट वीक, इसका मतलब क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक ग्रुप बन गया कितने दिनों का, 7 दिनों का। कितने दिनों का एक ग्रुप बन गया, 7 दिनों का। क्या 7 दिन निश्चित है, अनिश्चित है, अनिश्चित है। तो द लास्ट 7 डेज होगा या द लास्ट वीक होगा, तो द लास्ट वीक का मतलब हो गया है कि वहां फॉर का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां एक समूह बन रहा है कितने दिन का, 7 दिन का। 7 दिनों का एक क्या बन रहा है, समूह बन रहा है। लेकिन यदि इसके बजाय मैं बात करूं यहां पर कि मैं सिंस कब लगा सकता हूं, सिंस लास्ट वीक, इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब है कि मैं 7 दिनों को महत्व नहीं दे रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं सीधा कहां से कहां तक महत्व दे रहा हूं, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे। इसका मतलब जैसे आज 20 तारीख है, तो 17 से 20 का जो टाइम हुआ उसको मैंने क्या कहा, एक सप्ताह। और सप्ताह जो है वो कब से कब तक चला, वो तारीख क्या है, बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए सिंस लास्ट वीक का मतलब होता है एक सप्ताह से, और फॉर द लास्ट वीक, इसका मतलब क्या हुआ, एक सप्ताह न होकर के क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ 7 डेज। इसलिए ध्यान रखना, जब यहां द डिनोट होगा, जब भी लास्ट के पहले, जब भी लास्ट से पहले द आएगा तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, फॉर। और अन्यथा द नहीं आता लास्ट के पहले तो आप उसके साथ किसका यूज करोगे, सिंस। वापस मैं रिपीट कर लेता हूं, फॉर द लास्ट वीक का मतलब हो गया है कि 1 से लेकर के या 7 दिन, इन दिनों को काउंट करना है, 7 दिन का बात हो रही है। 7 दिन अपने में क्या है, अनिश्चित है। लेकिन सिंस लास्ट वीक का मैं बात करूं तो सिंस जब शो यहां लिखा है तो वो सर्टेनिटी शो कर रहा है, निश्चितता को शो कर रहा है। इसीलिए यहां कैलकुलेशन का मतलब क्या होगा, 7 दिन नहीं होगा, यहां होगा क्या, मंडे से लेकर के संडे तक। इसका मतलब 13 से लेकर के 20 तक, तो ये एक सप्ताह को शो कर रहा है जिसको निश्चित माना गया है। और ये किसको शो कर रहा है, 7 दिनों को। इसीलिए द के पहले फॉर लगेगा और लास्ट के पहले केवल क्या लगेगा, सिंस। ये अपने में एक सबसे महत्वपूर्ण समझने लायक चीज थी। यहां तक कोई समस्या। अब इस चीज को कैसे प्रश्न आ सकते हैं, क्या एग्जाम्पल होते हैं, कैसे अपन सीखेंगे, अब इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं अपन। जो हमने यहां तक अभी ये जो सीखा है, अब इसमें कुछ एक चीजें और हो सकती है हमारे साथ। कैसे हो सकता है, जैसे अभी अमन ने जो लिखा था,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं अपन इसको। यहां मैंने लिखा है 7 दिनों का, ये क्या लिखा है, सीक्वेंस, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब यहां हमारे सामने 2 शब्द है, एक हो सकता है फॉर द नेक्स्ट वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, या क्या हो सकता है, कोई भी इस प्रकार का शब्द हो सकता है, फॉर द नेक्स्ट वीक या फॉर द नेक्स्ट मंथ। कोई दिक्कत है यहां से? लेकिन इसके बजाय यहां फॉर द नेक्स्ट वीक, फॉर द नेक्स्ट मंथ है, तो इसी के साथ क्या हो सकता है, फॉर द लास्ट वीक, लास्ट मंथ। अभी मैंने बताया जब भी द की सिचुएशन होगी तो आपको किसको यूज करना है, फॉर को, इस टेबल के अकॉर्डिंग। लेकिन यही सिलसिला यदि थोड़ा सा क्या हो जाए, अलग हो जाए, यही सिलसिला थोड़ा सा क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो सिचुएशन बिल्कुल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब सिंस लास्ट वीक आता है, लास्ट शब्द आता है तो केवल क्या लगाओगे, सिंस। द लास्ट वीक होता है तो द के कारण क्या लगाओगे, फॉर, जो मैंने अभी आपको यहां डिस्कस किया है। यहां तक कोई समस्या है? यहां तक का जो अपन शेड्यूल है उसको आप एक बार अच्छे से देखें। अब मैं बात करता हूं कि यही चीज यदि इस प्रकार से आ जाए, सिंस लास्ट वीक या लास्ट मंथ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी टेबल में ये रहा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। लेकिन यदि इसके साथ ऐसा लिखा हुआ हो फ्रॉम, तो आपको आगे क्या लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट कब लिखना है, फ्रॉम कब लिखना है? यदि टेंस हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो अक्सर हम क्या चलाते हैं, सिंस ही चलाते हैं। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो अक्सर हम क्या चलाते हैं, सिंस ही चलाते हैं। लेकिन ऐसा हो कि अगले महीने की 1 तारीख से स्कूल खुलेगी, अगले महीने की 1 तारीख से स्कूल खुलेगी, तो खुलेगी किसमें, फ्यूचर में। इसका मतलब ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो नहीं है, खुलेगी काम कब होगा, फ्यूचर में। तो इस प्रकार से यदि टेंस दूसरा आ जाता है तो वहां पर हमेशा सिंस के बजाय नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ के साथ किसका यूज होगा, फ्रॉम का यूज होगा। कैसे होगा, द कॉलेज, यहां पर भी लिखता हूं एग्जाम्पल नंबर 1, यहां लिख देता हूं एग्जाम्पल नंबर 2। दोनों एग्जाम्पल देखना। जो ये सेंटेंस है, द कॉलेज इज क्लोज्ड फ्रॉम नेक्स्ट वीक। दूसरा यहां मैं लिखता हूं, द कॉलेज is closed for the next week। अब यहां ध्यान से देखना, यहां पर क्या लिखा हुआ, is closed। यदि इसको शुरू करना होता तो लिख देते is the college will be started। the college is closed, क्या is closed यहां पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता तो यहां पर हेल्पिंग ऑफ क्या होती, अभी हमने पढ़ा था, हैज बीन, हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ, इज क्लोज्ड है, और यहां क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वीक है। तो यहां सिंस के बजाय किसका यूज होगा, फ्रॉम का।
फ्रॉम नेक्स्ट वीक। यदि यहां एग्जाम में लिखा हुआ आता है सिंस नेक्स्ट वीक और टेंस कौन सा होता है, आगे कोई भी टेंस होता है किसके अलावा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अलावा, तो वहां पर यदि हम क्या लिख के आते हैं सिंस, तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत। सिंस का यूज कब करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो सकता है। लेकिन यदि यहां पर क्या लिखा हुआ है, टेंस दूसरा हो इन तीनों के अलावा, तो यहां पर नेक्स्ट वीक के साथ किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। दूसरा एग्जांपल जो देख रहे हैं हम, यहां पर नेक्स्ट के आगे किसका यूज हुआ है, द का। जब भी नेक्स्ट के आगे द का यूज होगा तो आप उसके पहले क्या लगाओगे, और लगाओगे। अब यहां है द कॉलेज इज क्लोज्ड फ्रॉम नेक्स्ट वीक, द कॉलेज इज क्लोज्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह से कॉलेज क्या रहेगी, बंद। द कॉलेज इज क्लोज्ड फॉर द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह के लिए भी कॉलेज क्या रहेगी, बंद। इसका मतलब डिफरेंस क्या है, जब टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट हो तो अक्सर उसके लिए क्या लिखेंगे, सिंस। लेकिन इसके अलावा यदि नेक्स्ट वीक हो या नेक्स्ट मंथ हो तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। लेकिन इनके पहले किसका यूज हो, द का। किसी भी परिस्थिति में, चाहे नेक्स्ट के पहले हो चाहे किसके पहले हो, लास्ट के पहले, तो द होने की स्थिति में उसके साथ हमेशा आपको किसका यूज करना है, और का। कोई समस्या यहां तक। इसके बाद में अपन एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे he has been teaching English for the last 10 years। दूसरा लिखा it has been raining since morning। थर्ड एग्जाम्पल में लिखता हूं I have been waiting for him for 3 hours। अब यहां देखना इस एग्जाम्पल्स को साथ में आप ढंग से। यहां मैंने लिखा है he has been teaching English for the last 10 years। यहां देखिए टाइम, फॉर के साथ क्या आ गया, लास्ट, फॉर द लास्ट 10 years, फॉर प्लस क्या आ गया, टाइम। जब यहां फॉर प्लस टाइम है, इसी कारण से यहां पर हेल्पिंग ऑफ क्या हुई, हैज बीन। ही के साथ किसका यूज होता है, हैज का। he has been teaching English for the last 10 years। वो पिछले 10 सालों से क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी। यदि यहां पर मैं द का यूज नहीं करता तो मैं लास्ट के पहले यहां फॉर के बजाय क्या लगाता, बिल्कुल करेक्ट, क्या लगाता, सिंस। कोई दिक्कत। अब देखिए इंग्लिश पढ़ाने का काम कब से शुरू हुआ है, आज से 10 साल पहले, लेकिन पढ़ाना अभी तक भी क्या है, जारी है। तो जो काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक भी क्या है, जारी, वहां कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां लिखा हुआ इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहां क्या आया, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। फिक्स टाइम में मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून हो सकता है दोपहर के फिक्स 12 बजे, डॉन हो सकता है सुबह के समय से। तो इस प्रकार का जब मॉर्निंग हो, यहां ध्यान रखना यदि इन द मॉर्निंग होता, क्योंकि अपन को एरर सीखना है इसीलिए थोड़ा और उसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। यदि इन द मॉर्निंग होता तो आगे कभी भी सिंस का यूज नहीं होता। आई गेट अप एट 6 o'clock in the morning। I get up at 6 o'clock in the morning। मैं सुबह कितने बजे उठता हूं, 6 बजे। बिल्कुल मेरा डे रूटीन है, मैं रोज 6 बजे उठता हूं। इन द मॉर्निंग आया है यहां पर, न कि क्या आया है, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग होता तो यहां पर टेंस बिल्कुल क्या हो जाता, चेंज, वर्ब भी चेंज होती। इसलिए ध्यान रखना कि आई गेट अप एट द 6 मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग होगा, इन द इवनिंग होगा तो टेंस हमेशा क्या होगा, दूसरा होगा। लेकिन यदि सिंस मॉर्निंग होगा और सिंस इवनिंग होगा, सिंस आफ्टरनून होगा, सिंस नून होगा, इस प्रकार के जब भी होंगे तो आप हमेशा उस सिंस के कारण यहां क्या लगा है, हैज बीन।
टाइम क्या हो गया, सिंस के साथ, ये आ गया मॉर्निंग, इट के साथ क्या लगता है, हैज, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 3 hours, फॉर 3 hours क्या फिक्स है अपने में, नहीं है, नहीं है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, फॉर 3 hours। फॉर मतलब अनिश्चित समय बता रहा है, कितने घंटों से, 3 घंटों से। मैं किसी के लिए क्या कर रहा हूं, इंतजार, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 3 hours, इसका मतलब मैं किसी के लिए 3 घंटों से क्या कर रहा हूं, इंतजार। मुझे लग रहा है कि यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रही बात दूसरी, ये जो टेंस है, हमने एक अगला रूल पढ़ा था, जैसे गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या पढ़ा था, जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखा था, तब हमने क्या सीखा था, कुछ ऐसी स्टेटिव वर्ब्स होती है, कुछ क्या होती है, स्टेटिव वर्ब्स। कैसी वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था, नो है, हियर है, सी है, लव है, एक्सेट्रा। ऐसी 25-30 जनरली वर्ब होती है जिनको हम क्या नहीं करते हैं, जिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सामान्यतया नहीं बनता, मतलब इन वर्ब को कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग, कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं, इन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते। कैसे, जैसे मैंने लिखा आई एम लविंग यू, क्या लिखा, आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, तो क्या अभी मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद किसी और से करूंगा, ऐसा नहीं होता। लव एक क्या, परपेचुअल थिंग है, मतलब लगातार होता है, तो आई लव यू होगा। इस प्रकार की जो लव है, सी है, हियर है, नो है, टेस्ट है, स्मेल है, इस प्रकार की जितनी भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती है, जिसको मैंने आपको स्टेटिव वर्ब्स में सिखाया था, जिन क्रियाओं का, ऐसी क्रियाएं जिनको क्या नहीं बनाई जा सकती, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब कौन सा टेंस, कॉन्टिन्यूअस। यदि इस प्रकार की कोई क्रिया है तो उसका उपयोग हमेशा किसमें किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए आप, मैंने यहां लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि इस प्रकार की जो भी मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब सिखाई थी, इनको आईएनजी में क्या नहीं करते, लिखते नहीं है। कब लिख सकते, कोई विशेष परिस्थितियां जो उस समय हमने सीखा था। तो यहां पर जो यदि इनका सामान्य मीनिंग लिया जाए, तो सामान्य मीनिंग में ये क्या नहीं हो सकती, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखी नहीं जा सकती। इसमें लिखना पड़ेगा इन क्रियाओं को प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं कि सिंस फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, दोनों में यूज होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कैसे, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं, यहां पर आईएनजी वर्ब के लिए पहले आई हैव नॉन हिम फॉर 5 years। दूसरा मैंने यहां पर लिखा आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years। अच्छे से देखना साथियों, मैंने आपके सामने कितने एग्जाम्पल लिखे हैं, 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। एक लिखा है आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, दूसरा लिखा है आई हैव बीन नोइंग हिम, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years। अब यहां ध्यान देना, इनमें से कौन सा सेंटेंस आपको क्या लग रहा है, सही लग रहा है। बिल्कुल आप अपने कुछ सेकंड के लिए सोच सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही होना चाहिए और कौन सा क्या हो सकता है गलत। कैसे सोचेंगे, यहां देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है, कौन सी वर्ब है, नो वर्ब है, ठीक।
मैंने आपको कहा नो वर्ब कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब से, नो है, हियर है, सी है, लव है, एक्सेट्रा। इन वर्ब का क्या नहीं बनता, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं बनता। तो यहां मुझे बताइए इनमें से आईएनजी कहां बना हुआ है, ये बना हुआ है या यहां बना हुआ है, ये रहा आपके लिए नोइंग। अब नोइंग को मैंने यूज तो कर लिया टाइम देख करके कि 4 5 ईयर्स, 5 साल दिए हुए, अनिश्चित समय, आईएनजी लगा दिया यहां पर कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिनको मैंने क्या कहा था, कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते, तो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना बिल्कुल क्या होगा, गलत। इसीलिए इस प्रकार की जब भी होगी 20-25 क्रियाएं, उसमें हमेशा जो वाक्य होगा उसको किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। ये वाक्य बिल्कुल क्या है, सही है। हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। कोई दिक्कत, मुझे लग रहा है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये गलत क्यों है, क्योंकि नो का आईएनजी नहीं होता। यदि मैं लिखता आई हैव बीन सीइंग हिम फॉर 5 ईयर्स, मैं उसे 5 सालों से देख रहा हूं, क्या संभव है कोई चीज अपन लगातार 5 सालों से उस व्यक्ति को देख रहे हैं सामने। हाँ, मैं उसे 5 साल से जानता हूं, जानते हो, अभी भी जान रहे हो, तो इसका मतलब इस प्रकार के यहां सीइंग ना होकर के आई हैव सीन हो सकता है। मतलब जिन टेंस का, जिन वर्ब्स का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है डे रूटीन में, वो वर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बजाय किस में लिखी जाएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इतना सा रूल है। यहां तक मुझे लग रहा है कि आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे की बात करते हैं। तो यहां तक हमने देखा कि इस प्रकार से कुछ वर्ब्स होती है जिनका क्या नहीं कर सकते, आईएनजी में यूज नहीं कर सकते। अब रही बात यह कि कुछ ऐसी वर्ब्स भी तो होगी जो दोनों में आ सकती है, जो किस में आ सकती है, दोनों में। मतलब यहां तो हमने सीख लिया कि ये वर्ब आईएनजी में नहीं लिखी जाएगी, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग। परीक्षा में इसी प्रकार से एरर आएगी। अभी मैं आपके सामने 1-2 क्वेश्चंस लिखूंगा यहां पर। लेकिन अब मेरे सामने ये दिक्कत है आपको बताने के लिए कि आप जो सीख रहे हो वो केवल टेंस सीख रहे हो, लेकिन हमें टेंस नहीं सीखना है। टेंस के साथ साथ और किसको वेटेज देना है, उस एरर के पार्ट को। कि हमें एरर बिल्कुल निकालनी क्या है, आनी चाहिए। तो हम टेंस सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब हमारा क्या होगा, काम बैठेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं इस टॉपिक को। जैसे यहां मैंने लिखा आई हैव लिव्ड, I have lived in Delhi for 5 years. I have lived in Delhi for 5 years. दूसरा मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखता हूं, I have been living in Delhi for 5 years. ध्यान देना यहां पर, I have been living in Delhi for 5 years. अब यहां देखना, यहां मैंने लिखा है 4 प्लस टाइम, यहां भी मैंने लिखा है 4 प्लस टाइम। यहां 4 प्लस टाइम के साथ मैंने टेंस क्या लिखा है, हैव बीन, गलती से 2 बार लिख दिया है, इसको मैं एक बार सही कर देता हूं। आई हैव बीन लिविंग, हैव बीन के साथ क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, कौन सा टेंस बना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं दिल्ली में कितने सालों से रह रहा हूं, 5 सालों से रह रहा हूं। अभी भी मैं दिल्ली में हूं, और कब से रह रहा हूं, 5 सालों से रह रहा हूं। मतलब 2020 है, मैंने 2015 से रहना शुरू किया, 2020 तक रह रहा हूं। अभी मैंने कहीं यहां पता चल रहा है कि रहना बंद कर दिया है। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब ही यही है, काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक क्या है, जारी है। लेकिन यहां देखिए, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, मैं दिल्ली में रहते हुए मेरे को कितने साल हो गए, 5 साल हो गए। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। हीरा हैव प्लस वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म। जो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। और जो हैज बीन या हैव बीन हो, हैज बीन या हैव बीन, और उसके साथ क्या लगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, साथ में क्या है, टाइम के लिए सिंस और फॉर, टेंस क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
अब मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो दोनों में लिखी जाती है। यहां देखो लिव्ड, यहां लिखा हुआ है लिविंग, यहां पर टाइम आ गया प्रेजेंट परफेक्ट में और यहां पर किस में आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि सिंस और फॉर का यूज दोनों टेंस में होता है और दोनों में उसका मीनिंग क्या रहता है, समान रहता है। प्रेजेंट सिंपल में आप इतना यूज नहीं कर सकते हो इसका, लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वाक्य पर। कैसे, मैं दिल्ली में 5 साल से रह चुका हूं, अभी भी कहा हूं दिल्ली में, मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूं, अभी भी कहा हूं दिल्ली में। इसका मतलब रहना मैंने पहले शुरू कर दिया, अभी तक भी वहां पर रहने का काम क्या है, जारी। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा तो भी कोई फर्क नहीं है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा तो भी फर्क नहीं है। लेकिन अभी मैं लिख देता आई हैव बीन नोइंग, तो मैंने कहा था नो वर्ब का आईएनजी यूज नहीं होता, उसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख नहीं सकता, उसको मैं केवल किस में लिख सकता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हमें इन बातों का विशेष क्या रखना है, ध्यान। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो क्या है, कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनके होने से अक्सर टेंस कौन सा रहता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जैसे ऑल द डे, ऑल द टाइम। इस प्रकार के यदि कुछ लिखे हुए हैं तो अक्सर टेंस क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल ऑल द डे। अब ध्यान रखना ऑल द डे है, ऑल द टाइम है, या फिर पीछे मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है। क्या यहां बताइए मुझे कहीं सिंस फॉर लिखा है, कहीं पर भी सिंस फॉर नहीं है। ऑल द डे अपने में पूरा मीनिंग रख रहा है, कब से, पूरे दिन से। तो पूरा दिन अपने में ऑटोमेटिक क्या है, समय ही है। तो यहां पर इनके आगे बिना सिंस फॉर होते हुए भी टेंस क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार से जब भी ऑल द डे हो, ऑल द टाइम हो, इस प्रकार की शुरुआत हो, या इसके अलावा हो सकता है कहीं पर सेंटेंस में हाउ लॉन्ग भी लिखा हुआ हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर, क्वेश्चन मार्क, आप कितने समय से या कब से उसका क्या कर रहे हैं, इंतजार। तो जब ऑल द डे हो, ऑल द टाइम हो, तो इनके आगे कभी भी सिंस और फॉर का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात सिंस फॉर न होते हुए भी हमें ध्यान क्या रखना है, इनका टेंस क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ऑल द डे अपने में कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये आपका टॉपिक था क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इस टॉपिक को सीखने के बाद मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एरर का पता लगा सकते हैं कि हमने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है या गलत किया, प्रश्न किस प्रकार से आएगा। जैसे मैंने यहां लिख दिया ए क्वेश्चन, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। यहां मैंने लिख दिया सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर, यहां मैंने लिख दिया नो एरर। ध्यान से देखना, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा में ये आएगा, न कि वर्ब फील करने के लिए आएगी वहां पर। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर, इसको मैंने नाम बांट दिया ए बी सी डी ई, चलो 5 बन गए तो 5 ही रहने दीजिए। दूसरा मैं यहां लिखता हूं, ही हैज बीन डांसिंग सिंस 3 hours। He has been dancing since 3 hours। A B C D, जनरली डी तक ही होते हैं, A B C D, इसको चेक करना। A B I ate nothing since मॉर्निंग, यहां लिख दिया नो एरर।
A B C D। इस प्रकार से बोर्ड के ऊपर आपके लिए कितने वाक्य लिखे हुए हैं? 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। इस प्रकार से एरर आ सकता है कि प्रश्न में क्या पूछा है और आपको जज करना है कि कौन सा पार्ट क्या है, गलत है। बिल्कुल सिंपल है। जो इतनी देर की क्लास का निचोड़ था 45-50 मिनट का, 2 मिनट में अप्लाई होता है। ये सिंस और फॉर, यहां पर जो टेंस, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन के साथ यहां पर भी क्या हो रहा है, टेंस में भी क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है हमारे लिए। यहां देखिए, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है फॉर एन आवर। अब मुझे बताइए फॉर एन आवर अपने में क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, नहीं बता रहा है? देखिए, यदि मित्रों ऐसे लिखा हुआ होता फॉर राम या फॉर हिम, क्या फॉर राम फॉर हिम टाइम है? नहीं है। इसका मतलब अब इस कंडीशन में फॉर राम या फॉर हिम टाइम नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो लिखा हुआ शब्द है विद्यार्थियों, वो क्या लिखा हुआ है? फॉर एन आर। फॉर एन आर का मतलब हो गया फॉर प्लस टाइम, और फॉर प्लस जो टाइम है वो टेंस कौन सा होता है? या तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट, जहां तक अभी हमने सीखे हैं। अब यहां लिखा हुआ इज सिंगिंग, इज आर एम के साथ क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होता है? इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन फॉर प्लस टाइम में क्या कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है? नहीं आता है। क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट। इसीलिए फॉर प्लस टाइम होने के कारण यहां पर जो इज सिंगिंग है, ये वाला भाग बिल्कुल क्या है? गलत है। ये सही कैसे होगा? यदि इज सिंगिंग के बजाय, क्वेश्चन नंबर ए, इज सिंगिंग के बजाय क्या लिखा हुआ होता? हैज बीन सिंगिंग। कौन सा टेंस बनता? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा वाक्य बिल्कुल क्या हो जाता? सही हो जाता। ये इसका आंसर है, सी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। दूसरी बात, ही हैज बीन डांसिंग सिंस 3 hours। ही के साथ क्या लिखा हुआ है? हैज। बिल्कुल, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है? हैज। बीन के साथ क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहां देखिए, सिंस 3 hours। अभी मैंने आपको बताया था सिंस किसके लिए आता है? सिंस आता है निश्चित समय के लिए। यदि यहां लिखा हुआ होता सिंस 3 o'clock 4 o'clock, तो सिंस बिल्कुल क्या होता? सही। लेकिन क्या यहां पर सिंस सही है? नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? 3 hours। 3 hours अपने में कैसा समय है? अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय होने के कारण यहां क्या आना चाहिए? सिंस के बजाय फॉर। इसीलिए कौन सा पार्ट गलत है? सी पार्ट क्या है? गलत है। यहां हमने देख लिया ये गलत है। यहां पर जो एरर निकालना है वो किस पार्ट में? सी पार्ट में। इसलिए मैंने क्या किया? राइट किया। और ये वाला पार्ट क्या है अपने में? रॉन्ग लिखा हुआ है टेंस के अकॉर्डिंग। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। आई एट नथिंग, यहां क्या लिखा हुआ? एट। एट का मतलब क्या हो गया? ईट, एट, इटन। ईट कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म कहते हैं। एट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। एट जब सेकंड फॉर्म है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? सिंस मॉर्निंग। अब क्या पास्ट सिंपल में सिंस का यूज होता है? नहीं। सिंस का यूज किसमें होता है? प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई स्पेस एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर जो ये एट वाला पोर्शन है, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। इस पार्ट में क्या है? एरर है। अब इस पार्ट को यदि सही करना हो एट, तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? हैव इटन। क्या लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग? हैव इटन। और यदि हैव इटन जो है, आई हैव इटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से अभी तक कुछ भी खाया नहीं है। इसका मतलब अभी तक भी मैं क्या हूं? भूखा हूं। कोई दिक्कत? मुझे लग रहा है आज का ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्या आया होगा समझ में। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।